नमस्कार बच्चों, मैं आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। वो है हमारी शब्द शक्ति। शब्द शक्तियाँ हमारे जो व्याकरण से संबंधित है, शब्द रचनाओं से संबंधित है, उसी के अंतर्गत आती है। शब्द शक्तियों में क्या होता है कि ये शक्ति के अर्थ का बोध कराती है या शब्द के अंतर्गत निहित अर्थ का बोध कराती है। शब्द शक्तियाँ कितनी प्रकार की होती है? शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती है: अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं हम? अभिधा शब्द शक्ति अर्थात सामान्य, साधारण, कि जिसके अंदर मुख्यार्थ हो अर्थात मुख्य अर्थ हो, उसको हम अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। लक्षणा, जिसके अंदर लक्ष्यार्थ हो, लक्षण हो और जो बाधा उत्पन्न करती हो, लक्ष्यार्थ हो उसके अंदर बाधा उत्पन्न होती हो, वो लक्षण शब्द शक्ति कहलाती है। और व्यंजना, जिस शब्द शक्ति के अंदर ना तो मुख्य अर्थ होता है और ना ही लक्ष्यार्थ होता है, ना तो उसमें लक्षण बताए जाते हैं और न ही उसके अंदर मुख्य अर्थ बताया जाता है, कोई तीसरा ही अर्थ उसमें निकाल लिया जाता है, उसको हम व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। लक्षण शब्द शक्ति है, उसके 2 प्रकार हैं। लक्षण शक्ति के 2 प्रकार हैं। पहला है रूढ़िवादी, दूसरा है प्रयोजनवती। पहला है रूढ़ि लक्षणा और दूसरी है प्रयोजनवती लक्षणा। उसी प्रकार से व्यंजना शब्द शक्ति के भी 2 प्रकार हैं। पहला है शाब्दिक और दूसरा है आर्थी व्यंजना। पहला है शाब्दिक व्यंजना और दूसरा है आर्थी व्यंजना। तो मैं अपने ये जो टॉपिक है, मैंने जो आपको ये बता दिया है टॉपिक, इसी के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो हमारा है एक टॉपिक है ये शब्द शक्ति। शब्द शक्ति, ठीक है। इसका परिभाषा शब्द शक्ति बोध या कहते हैं। शब्द शक्ति इसके अंतर्गत निहित बोध हो या उसमें बोध करा शक्ति का शब्द का बोध कराती हो। शब्द शक्ति शब्द का बोध कराने वाली है ना, शब्द का बोध कराने वाली या उसके अंतर्गत जितने भी भाव आते हैं, शब्द आते हैं, उसका बोध कराती है, तो वो हमारी शब्द शक्ति कहलाती है। इसके प्रकार 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार। पहला है अभिधा, दूसरा है लक्षण और तीसरा है व्यंजना। ठीक है, ये आपके 3 प्रकार हो गए। लेकिन अभिधा अर्थात साधारण, इसका थोड़ा सा आपको ऐसे समझा देते हैं, या सरल। ठीक है, सरल है या साधारण वाक्य का हम प्रयोग करते हैं वैसे। दूसरा है, इसके अंदर है बाधा उत्पन्न होना। इसके अंदर बाधा उत्पन्न हो जाएगी। तीसरा है व्यंजना, तो इसके अंदर न तो मुख्य अर्थ होगा और ना ही उसमें बाधा उत्पन्न होगी। मुख्यार्थ व लक्ष्यार्थ अलग या अन्य, दोनों से अलग या अन्य अर्थात तीसरा अर्थ, इसमें तीसरा अर्थ निकलेगा। लक्षणा शब्द शक्ति के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार बताए हैं। पहला है
रूढ़ि लक्षण, और दूसरा है प्रयोजनवती लक्षण। इसी के अंदर है व्यंजना के भी दो प्रकार हैं। पहला है शाब्दी व्यंजना, और दूसरा है इसके अंदर आर्थी व्यंजना। आर्थी व्यंजना। तो देखिए, जैसे अब मैं आपको थोड़ा सा एक, व्यक्ति के अपने अपने विचार होते हैं, व्यक्ति के अपने अपने भाव होते हैं, व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे समझता है, कैसे सुनता है, ठीक है ना। जैसे वो बोलेगा, जैसे वो सुनेगा, जैसे ही वो बोल जाएगा। अलग अलग अर्थों में लेगा कि कौन किस अर्थ में ले रहा है, कोई किस अर्थ में ले रहा है, कोई किस अर्थ में ले रहा है। जैसे मैंने एक उदाहरण के से सुना रही हूँ जैसे आपको, कि हमारा है कमल। कमल, कमल मैंने एक शब्द लिखा है ना। तो कमल से संबंधित है पुष्प, ठीक है। पुष्प से मैं इसको पुष्प से ले रही हूँ, ये पुष्प हो गया। दूसरा व्यक्ति इसको किससे ले रहा है? नाम से। कमल नाम होता है व्यक्ति का, तो उसको उससे नाम से ले रहा है। तो जिसने जैसा सोचा वो वैसे ही उस आधार पर उसको ले लेगा। तो यहाँ पर कमल एक नाम भी होता है, कमल एक पुष्प भी होता है। इसके अंदर अपने अपने विचारों से भाव उत्पन्न हो रहे हैं, कोई किसी की बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा, साधारण से शब्दों में प्रयोग कर रहे हैं हम। उसी प्रकार से जैसे अब हमारे अभिधा है, अभिधा के अंदर साधारण वाक्य आ रहे हैं। जैसे उदाहरण में, उदाहरण के अंदर मैं बोलती हूँ, राम पढ़ता है। तो सामान्य बात है, क्योंकि यहाँ पे जो मुख्य अर्थ है, मुख्य खुद है, कौन है यहाँ पे? राम स्वयं ही है, स्वयं ही करता है, वो स्वयं ही कार्य कर रहा है, इसलिए राम स्वयं ही कार्य कर रहा है। इसके अंदर कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है, ठीक है। दूसरा है तो गाय चर रही है, गाय का स्वभाव है चरना, खाना, भोजन करना। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने अपना भोजन करता है, तो वो स्वाभाविक है, उसकी दिनचर्या है, दैनिक कार्य करता है, तो इसीलिए वो अपने दैनिक कार्य कर रही है। तो गाय चर रही है। उसी प्रकार से पक्षी उड़ रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। ये सारे के सारे उदाहरण हैं जो किसके आ रहे हैं? अभिधा के। अर्थात इसके अंदर कोई बाधा नहीं है, कोई किसी भी तरह की परेशानी नहीं है, साधारण है, मुख्य अर्थ है, और मुख्य अर्थ से ही इसकी तुलना की जाती है, मुख्य अर्थ इसके अंदर बताया जाता है। दूसरा है जो स्वभावगत है। मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि यहाँ पर वाक्य के अंदर मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होती है। किसमें बाधा उत्पन्न होनी? किसमें हो जाएगी? मुख्य अर्थ में। जो मुख्य अर्थ होगा उसके अंदर बाधा उत्पन्न हो जाएगी। तो बाधा उत्पन्न होने से ही या किसी अन्य के लक्षण उसमें बताए जाएंगे, किसी दूसरे के लक्षण बताए जाएंगे, किसी व्यक्ति के बारे में जब हम कहते हैं तो उसके लक्षण उसके अंदर बताए जाएंगे। जैसे मैंने उसका उदाहरण बता दिया मैंने आपको पहला, या ऐसे कर लीजिए। अगर आपको समझना है तो संज्ञा और सर्वनाम, जितनी भी संज्ञाएं होती है, जितने भी सर्वनाम होते हैं, वो लक्षणा शब्द शक्ति के अंदर ही आते हैं। पहला है इसमें, जैसे अब यहाँ पे राम, राम से ही कर रही हूं मैं, राम गधा है, ठीक है। राम तो व्यक्ति है ना, राम तो यहाँ व्यक्ति है, लेकिन गधा कैसे हो गया? राम एक व्यक्ति है, मनुष्य है, लेकिन गधा कैसे हो गया? तो यहाँ पे मुख्य अर्थ में उसकी बाधा आ रही है, उसके लक्षण बताए जा रहे हैं, उसमें उसके अंदर बाधा आ गई, उसके अंदर लक्षण बताए गए। किसके लक्षण बताए गए? इसमें गधे के लक्षण बताए गए। अब गधे को हम स्वभावगत क्या मानते हैं? मूर्ख। गधे को हम क्या मानते हैं? स्वभावगत मूर्ख मानते हैं। तो इसलिए हमने इसमें क्या कह दिया कि गधा है। कौन है? राम गधा है, तो उसके उसमें लक्षण आ गए, ठीक है। उसी प्रकार से राम तो गाय है, राम तो गाय है। गाय एक चौपाया जानवर है, जिस प्रकार से गधा भी चौपाया जानवर है ना।
या जैसे राम तो निरी गाय है, अगर मैं ऐसे भी बोल दूं राम तो गाय है या राम तो निरी गाय है, दोनों ही चीजें किस में आ रही है, गाय से संबंधित आ रही है। अब राम यहाँ पर क्या है, स्वभावगत है, उसके स्वभाव से उसकी बात की जा रही है कि राम स्वभाव से कैसा, भोला है ना, राम स्वभाव से क्या है, भोला। तो यहाँ पर उसके क्या बताए जा रहे हैं, उसके स्वभाव को बता रहे हैं। यहाँ पर उसके गधे में उसके क्या बताए जा रहे हैं, लक्षण बताए जा रहे हैं, उसके लक्षण बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पर राम और गधे और गाय के अंदर अंतर बता दिया गया, एक उसकी मूर्खता से बताया गया है, दूसरे उसके भोलेपन से बताया गया, उसके स्वभाव से बताया गया है। तो यहाँ पर मुख्य अर्थ के अंदर जब बाधा उत्पन्न हो जाती है तो वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। स्वभाव का देख लेना कि जहाँ पर लक्षण बताए जा रहे हैं, कि अगर हमको समझ में नहीं आ रहा कि क्या बताना चाह रहा है, कि तो स्वभावगत आप समझ लेना कि जिसके अंदर लक्षण बताए जा रहे हैं या जिसके अंदर आपके क्या आते हैं, सर्वनाम आ रही है, संज्ञा आ रही है, तो वहाँ पर आप क्या कर देंगे, लक्षण शब्द शक्ति का प्रयोग कर देंगे। या फिर अपन गए गंगा किनारे, उसका गंगा किनारे घर, अगर मैं इसमें बोल दूं कि उसका गंगा किनारे घर है, उदाहरण में आ रहा है गंगा किनारे घर है, तो गंगा किनारे, गंगा पर घर है, अगर मैं ऐसे बोल दूं उसको, ऐसे नहीं बोलकर कि गंगा किनारे घर है, मैंने बोले गंगा पर घर है, तो गंगा पर घर किसका होता है, किसी का नहीं होता, गंगा के किनारे घर होता है। लेकिन यहाँ पर गंगा क्या बताई गई, ये पवित्र नदी बताई गई, तो गंगा पर घर है अर्थात वो पवित्र स्थान है, और गंगा एक पवित्र है और इसीलिए उसका घर पवित्र स्थान पर माना जाएगा, ये उसका उदाहरण होगा। अब यहाँ पर जैसे रूढ़ी है और प्रयोजनवती है, इन दोनों के अंदर क्योंकि दो भाग बताए गए हैं रूढ़ी, तो रूढ़ी का लक्षण मैंने उदाहरण बताया आपको कि वह गंगा किनारे है या उसका घर गंगा पर है, तो यहाँ पर उसका रूढ़िवादी होगा, अर्थात जहाँ पर परंपराओं के आधार पर कोई बदलाव नहीं होता, वैसे की वैसे बना रहता है, चलता रहता है, जिसका कोई कारण होता है, प्रयोजन का मतलब होता है कारण, कि जिसका कोई कारण होता है और वो वैसे ही परिवर्तन नहीं करता, वैसे वैसे चलता रहता है, तो वहाँ पर रूढ़ी और प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है। या जैसे आप कहते हैं कि जितने भी मुहावरे हैं और जितने भी लोकोक्तियाँ, उदाहरण इसके अंदर और पहचान के लिए बताया मैंने, पहचान के लिए बताया, जितने भी मुहावरे होंगे, जितने भी लोकोक्तियां होंगी, वहां पर आप आंख बंद करके टिक कर देंगे लक्षणा पर, तो आपका आंसर राइट होगा। तो आप यहाँ पर कहीं भी कंफ्यूज नहीं होए कि यहाँ पे मुहावरा आ रहा है तो मैं इसका अर्थ कैसे बताऊं कि ये लक्षणा में है कि व्यंजना में है कि अभिधा में है। तो सिर्फ हमको सीधा सा है कि जहाँ पर संज्ञा सर्वनाम आ रहे हैं या जहाँ पर मुहावरे और लोकोक्तियाँ आ रही हैं, वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग होता है। अब है आपके व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति के अंदर क्या होता है, मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ। एक तो न तो उसके अंदर मुख्य अर्थ होता है, न उसके अंदर लक्ष्यार्थ होता है, न तो उसके अंदर मुख्य अर्थ के अंदर कोई बाधा ही उत्पन्न नहीं होती है, कोई तीसरा ही अर्थ निकाल दिया जाता है, कोई अन्य ही अर्थ उसके अंदर निकाल दिया जाता है, तो वहाँ पर होता है व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है। अन्य अर्थ कैसे निकाल दिया जाएगा, जैसे मैं उदाहरण से दे रही हूँ आपको, है ना, उदाहरण के द्वारा देती हूँ। दीपक बुझ गया, एक उदाहरण है, दीपक बुझ गया। अब दीपक बुझ गया से क्या तात्पर्य है, अब अलग अलग लोग उसको अलग अलग रूप में लेंगे। भाई एक मात्र सहारा है ना, भाई एक पुत्र था, उसकी मृत्यु होगी, ठीक है, एक ने कहा एकमात्र सहारा था, है ना, ये कह देगा। तो एक व्यक्ति ने उसका एकमात्र सहारा लिया, एक व्यक्ति ने उसको बोल दिया कि मृत्यु हो गई, तो जिसने जैसा सुना उसने वैसा ही बोला, क्योंकि तीसरा अर्थ ले रहा है वो, तो तीसरा अर्थ में उसका प्रयोग किया जा रहा है। तो इसलिए न तो यहाँ पे मुख्य अर्थ होता है, ना ही यहाँ पे लक्ष्य होता है, और कोई दोनों से कोई छोड़ करके कोई तीसरा अर्थ होता है, तो वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। व्यंजना शब्द शक्ति का उदाहरण है, इसी का कर देते हैं।
सूर्य अस्त हो गया, इसका उदाहरण है सूर्य अस्त हो गया। किसी दो तरह से ले रहा है कि एक तो शाम हो गई, किसी ने कहा भाई शाम हो गई अर्थात दिन छिप गया, दूसरे ने कहा संध्या हो गई। अलग अलग अर्थ में बोल दिया उन्होंने, क्योंकि न तो उसमें मुख्य अर्थ है न लक्ष्यार्थ है, कोई तीसरा अर्थ ले रहा है। तो इसने क्या, सूर्य अस्त हो गया अर्थात शाम हो गई, कुछ कहते हैं कि संध्या हो गई, है ना। तो जैसे एक पनिहारी है ना, पानी भरती पनिहारी ने कहा, पानी भरती पनिहारी ने कहा संध्या हो गई, है ना। भाई उदाहरण इसी का ही दे रही हूँ मैं, व्यंजना शब्दशक्ति का ही उदाहरण दे रही हूँ। संध्या हो गई तो उसका क्या तात्पर्य है, तो शाम का समय हो गया। वो पानी भरती पनियारी है, कुएं से पानी भर रही है और पानी भर करके सभी दो जो भी हैं वो बैठी है, अपने मन में आ रहा है, उसने तुरंत बोल दिया कि अरे संध्या हो गई। संध्या से मतलब है शाम हो गई, अर्थात हमें घर चलना चाहिए, अर्थात हमें घर चलना चाहिए। और इसी को अगर मैं दूसरे रूप में बोलती हूँ कि संध्या हो गई, अगर मैं इसी को दूसरे रूप में बोलूं कि अरे संध्या हो गई, सिर्फ हमारा ये करें अरे संध्या हो गई, इसी को यदि हम ले लेते हैं तो संध्या का मतलब है कि हमें अब कोई माँ अपनी पुत्री से कह रही है कि भाई शाम हो गई है तो दीपक कर दे, ठीक है ना। भाई अरे संध्या हो गई तो माँ और पुत्री से संबंध बना करके बोल सकते हैं हम तीसरे अर्थ में। पुत्री को माँ कहती है भाई शाम का समय हो गया है तू दीपक कर दे, तो उसका तात्पर्य हम यह निकालेंगे। तो बच्चों ये मैंने तीनों को अलग अलग तरीके से आपको समझाया है। पहला है शब्द शक्ति किसे कहते हैं, तो शब्द के अर्थ का बोध कराने वाला, शब्द के अर्थ का बोध कराना, ठीक है, यही शब्द शक्ति कहलाती है। बोले आप इसको किसी के भी अंतर्गत ले लीजिए, किसी अलग अलग कर लीजिए, मेन शब्द है कि शब्द के अर्थ का बोध कराना ही शब्द शक्ति कहलाती है। जैसे शब्द का बोध कराने वाले या शब्द के अंतर्गत निहित भाव का बोध कराने वाले, ये सारी शब्द शक्तियाँ कहलाती हैं। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, तो शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा शब्द शक्ति को ही क्या कहते हैं, मुख्यार्थ भी कहते हैं। अभिधा शब्द शक्ति को हम क्या कहते हैं, मुख्यार्थ, ठीक है। व्यंजन लक्षणा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति को हम भी कहते हैं लक्ष्यार्थ। अगर आपको अभिधा नहीं दे करके वहां पर मुख्यार्थ दे दिया जाए तो भी मुख्यार्थ भी अभिधा ही कहलाएगी। अगर लक्षणा शब्द शक्ति नहीं दे करके वहां पर लक्ष्यार्थ दे दिया जाए तो वो लक्षणा शब्द शक्ति कहलाएगी। और व्यंजना शब्द शक्ति का मतलब रहता है व्यंग्यार्थ, यानी व्यंग करना। व्यंग्यार्थ का अपन सीधे साधे शब्द को तरीके से बात ना करके हम उसके अंदर व्यंग करते हैं। किसी के कमेंट जिसको अपन कहते हैं ना, ये यार कमेंट कर रहा है, तो वो ही व्यंग्यार्थ कहलाता है। तो अगर व्यंजना ना हो करके वहां पर क्या हो गया, व्यंग्यार्थ हो गया, तो भी आपकी वो ही शब्द शक्ति है। अभिधा शब्द शक्ति साधारण या सरल वाक्य का प्रयोग किया जाता है इसमें। लक्षणा शब्द शक्ति के अंदर बाधा उत्पन्न होती है और मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होना, में बाधा होना, मुख्य अर्थ के अंदर बाधा उत्पन्न होना। और व्यंजना के अर्थ में न तो मुख्य अर्थ होता है न वहाँ पे लक्ष्यार्थ होता है, कोई तीसरा ही अन्य अर्थ निकल जाता है। वहाँ पे कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है या कोई अन्य अर्थ निकल जाता है, तो वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। उसी प्रकार से लक्षणा शब्द शक्ति है, उसके मैंने आपको 2 प्रकार बताए। पहली है रूढ़ी, दूसरा है प्रयोजनवती, ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको पहचान के लिए बताया कि संज्ञा और सर्वनाम इसके अंदर आते हैं, और जितने भी मुहावरे और लोकोक्तियां हैं वो भी लक्षणा शब्द शक्ति के अंदर आते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति इसके भी 2 प्रकार हैं, पहले शाब्दिक व्यंजना और दूसरी आर्थी व्यंजना। इसके अंदर है कि हम तीसरा ही प्रकार इसमें लेते हैं या तीसरा ही अर्थ उसके अंदर लेते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से बता दिया कि सूर्य अस्त हो गया है, अर्थात
शाम का समय हो गया है। पानी भरती पनियारी ने कहा अरे संध्या हो गई, अर्थात शाम का समय हो गया, हमें घर चलना चाहिए। उसका भी उदाहरण मैंने देख करके बताया। और भी जैसे दीपक बुझ गया तो उसका भी अर्थ लेते हैं कि जैसे उसकी किसी के पुत्र की मृत्यु हो गई। तो ये आपके सारी तीनों शब्द शक्तियों को मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से समझा दिया है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के लिए साथ साथ धन्यवाद।